फोकस स्टडी में आपका स्वागत है। अगर आप सीए बनने का सपना देख रहे हैं तो हम आपके सपने को पंख देने के लिए तैयार हैं। आपको इस वीडियो से पूरा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो सिलेबस है सीए का पूरा सिलेबस आपको इससे पता चलेगा और आपका जो एग्जाम का तैयारी है उसमें आपको हेल्प मिलेगा कि आप किस प्रकार से इसकी तैयारी कर सकते हैं। इस एग्जाम के लिए आपका क्वालिफिकेशन लेवल क्या होना चाहिए, इस एग्जाम के लिए फी कितना लगता है, एज लिमिट क्या होता है, साथ ही एग्जाम कितने लेवल्स में कंडक्ट करवाया जाता है और भी सारी चीज जैसे सैलरी कितनी होती है एक सीए की। उसके बाद हर एक लेवल का जो सिलेबस होता है एग्जाम पैटर्न के साथ कि क्या इसमें मार्किंग सिस्टम कैसा होता है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे, तो इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो सीए का जो सिस्टम है ये भारत में आया कैसे। ये भारत में 1949 एक्ट के तहत लाया गया। सबसे पहले 1949 में एक संस्था ICAI बनाया गया, जो इसका जो फुल फॉर्म होता है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ये जो है सीए एग्जाम्स को कंडक्ट करती है ये संस्था और आपके सीए बनने के बाद आपको जो है इन्हीं का रूल्स रेगुलेशंस आपको फॉलो करना होता है। तो सीए जिसका फुल फॉर्म होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। अब इसके बाद देखते हैं कि एक सीए का क्या रोल होता है, सीए करता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि एक सीए जो है इसका मुख्य काम होता है ऑडिट करना। एक सीए किसी भी कंपनी का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है और जितने भी चीजें हैं जो भी हिसाब किताब है उसका ऑडिट करता है। ऑडिट मतलब ये होता है हिसाब किताब का जांच करना। भारत का जो ये एक्ट है 1949 एक्ट, इसके तहत भारत में जितने भी कंपनी है उन कंपनियों को ऑडिट करने की जो मेन जिम्मेदारी है वो केवल सीए को ही दिया गया है। आप सीए के अलावा किसी से भी ऑडिट नहीं करवा सकते हैं, ये मेन मुख्य काम है इनका। साथ ही एक सीए का ये भी काम होता है कि आप जो टैक्स पे करते हैं उन टैक्सेस का हिसाब किताब रखना। जैसे डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स में जैसे आपका आ जाता है इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जो होते हैं जैसे जीएसटी, इसमें जीएसटी आ जाता है। तो इन टैक्सेस का आप इन टैक्सेस के जो रूल्स देखते हैं, आपको किस में कितना टैक्स देना है, साथ ही आप जो है टैक्स इनकम टैक्स भर रहे हैं या नहीं भर रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज जैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, साथ ही टैक्स से रिलेटेड कोई एडवाइस देना कंपनीज को। इन सारी चीजों का पूरा जो काम है ये एक सीए का ही होता है। उसके बाद जब मार्केटिंग में आते हैं तो एक कॉस्टिंग सिस्टम, हर एक चीज का एक मूल्य होता है, उन मूल्यों को निर्धारित करने का कार्य भी सीए का ही माना जाता है। ये एडवाइजर का भी काम करते हैं, इनका मुख्य काम सलाह देना भी होता है। ये कंपनीज को सलाह देते हैं कि किस तरह से कंपनीज जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं। अगर कोई कंपनी लॉस में है तो उनको भी ग्रो करने के लिए ये एडवाइस देते हैं। तो इनका मुख्य काम एडवाइस देने का भी होता है। ये जो है और भी इनके काम है, जैसे गवर्नमेंट को जो भी टैक्स कलेक्शन है, साथ ही टैक्स का जो भी रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को सरकार को देना, ये एक सीए का कार्य होता है। बैलेंस शीट तैयार करना, बैलेंस शीट में एसेट्स और लाइबिलिटीज ये सारे चीज का वहाँ बहुत अच्छे से विवरण होता है दिया हुआ, उसका रिपोर्ट बनाना ये काम भी होता है। रिपोर्ट मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना कंपनी का, ये भी सीए की जिम्मेदारी होती है। अब देखते हैं कि इस एग्जाम के लिए आपको कितने लेवल्स तक जाना होता है। इस एग्जाम को सीए एग्जाम के लिए जो है सीए एग्जाम के लिए आपको टोटल 3 लेवल्स, सीए एग्जाम लेवल, इसमें टोटल 3 लेवल होते हैं और ये तीनों लेवल कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला जो लेवल होता है इसको बोलते हैं सीपीटी, कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट।
उसके बाद जो दूसरा होता है वो होता है आईपीसीसी। थर्ड नंबर पे जो होता है ये है फाइनल। ये 3 स्टेजेस में ये एग्जाम कंडक्ट होते हैं। ये तीनों स्टेजेस को हम लोग बहुत ही डिटेल में समझेंगे कि इनमें क्या क्या सब्जेक्ट्स होता है, कितना मार्क्स का होता है, वीडियो आगे समझेंगे। पहले हम बस ये जान लेते हैं कि ये एग्जाम जो है ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, ये जो एग्जाम है ये सब्जेक्टिव टाइप है, और ये जो एग्जाम है ये भी सब्जेक्टिव टाइप है। इसमें 2 ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। इसमें भी 2 ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। इस वीडियो में बने रहिए, हम इसका डिटेल जस्ट आगे देखेंगे। अभी बस इसको समझिए कि ये 3 लेवल्स पे होते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो सीपीटी एग्जाम है, इसके लिए ये जो फर्स्ट एग्जाम है, ये फर्स्ट एग्जाम के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो आपको मैं बता दूं कि अगर आप सीपीटी एग्जाम लिखना चाहते हैं तो आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्वालिफिकेशन योग्यता आपका जो होना चाहिए वो होना चाहिए 12th पास। कोई जरूरी नहीं है कि आप कितना परसेंटेज लाए हैं, परसेंटेज यहाँ मायने नहीं रखता है, आप बस पास होने चाहिए। आप 33% लाए, 35 लाए, 40 लाए, आप सीए एग्जाम दे सकते हैं। इसके लिए कोई वैसा प्रॉपर रूल्स नहीं है कि आपको 60 ही परसेंट लाना है या 50%, इसमें कोई, बस पास होना चाहिए। आप अगर पास हैं तो ये एग्जाम आप दे सकते हैं, सीपीटी एग्जाम। अगर कोई कैंडिडेट ग्रेजुएशन कर चुका है उसे, तो उनके लिए क्या है, अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आपके लिए जो है आप ये सीपीटी एग्जाम को एस्केप कर सकते हैं। मतलब इस सीपीटी एग्जाम को आपको देना नहीं होगा, आप डायरेक्ट ग्रुप, ये जो ग्रुप 1 ग्रुप 2 है, ये आईपीसीसी एग्जाम के लेवल डायरेक्ट ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का तैयारी करके एक साथ दोनों एग्जाम दे सकते हैं। तो ग्रेजुएशन करने वालों के लिए ये छूट होता है कि आप अगर ग्रेजुएशन किए हैं तो आपको सीपीटी नहीं देना होगा, ये आप नहीं देंगे, सीपीटी नहीं देना होगा, आप डायरेक्ट आईपीसीसी से ही स्टार्ट करेंगे, ग्रुप 1 ग्रुप 2। अब देखते हैं कि इस एग्जाम के लिए आप फॉर्म फिलिंग कब कर सकते हैं, आवेदन, आप आवेदन कब कर सकते हैं। इस एग्जाम के लिए जो है आप फरवरी महीने में इसका फॉर्म भर सकते हैं। फरवरी से मार्च तक इसका डेट निकलता है। इस फरवरी से मार्च तक में आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। साथ ही फॉर्म फिलअप हो जाने के बाद आपका जो एग्जाम डेट है, आवेदन फरवरी मार्च में कर सकते हैं। साथ ही आपका जो एग्जाम डेट है ये जून और दिसंबर में रहता है, मतलब प्रत्येक 6 महीना में ये एग्जाम होता है। आप 6 मंथ के गैप में ये एग्जाम होता है। 6 महीना, जून में निकला एग्जाम आप दिए, फिर आप दिसंबर में भी दे सकते हैं। तो ये 1 साल में जो है ये एग्जाम 2 बार होता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। उसके बाद इसका जो रिजल्ट है, इस एग्जाम के लिए जो रिजल्ट है वो जुलाई में आता है। इस तरह से आप समझ सकते हैं इसको, एग्जाम डेट जून एंड दिसंबर, एक रिजल्ट जुलाई में। अब देखते हैं इस एग्जाम के लिए फॉर्म फीस कितना देना होता है। फॉर्म फी, फॉर्म फी जो है एसटी, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, अदर बैकवर्ड कास्ट, एसटी एससी और ओबीसी के लिए जो फॉर्म फी है वो है 300 रुपीज। 300 रुपया देना होता है आपको इसके फॉर्म फिलअप के लिए। दूसरा जो है जनरल, जनरल को इसके फॉर्म फिलअप के लिए, जनरल को फॉर्म फिलअप के लिए 400 देना होता है और एसटी एससी ओबीसी को 300। अब देखते हैं कि इस एग्जाम के लिए आपका एज लिमिट क्या होना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि ये एग्जाम 12th लेवल का है, तो आपका जो मिनिमम एज लिमिट देखें तो इसका जो मिनिमम एज लिमिट होना चाहिए वो होता है 18 साल, और 18 साल मिनिमम होना चाहिए। और अपर एज लिमिट 18 साल से ऊपर, इसमें कोई नो अपर एज लिमिट। 18 साल
बस होना चाहिए। उससे आप अगर 18 साल कंप्लीट हो गया है आपका और उससे आप अधिक उम्र, जैसे आप 40 साल 50 साल या 60 साल के व्यक्ति हैं और आप ये एग्जाम में बैठना चाहते हैं तो भी आप ये एग्जाम लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी ऊपरी जो आय सीमा है वो नहीं दिया गया है, उम्र सीमा नहीं दिया गया। ये एग्जाम कॉमर्स के अंडर, कॉमर्स लेने वाले ज्यादातर विद्यार्थी इस एग्जाम में बैठते हैं। ये जो एग्जाम है, इस एग्जाम में सबसे मेन विषय जो सब्जेक्ट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में आपका आ जाता है इकोनॉमिक्स, पहला ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। दूसरा जो आता है वो है अकाउंटेंसी। तीसरा जो सब्जेक्ट है वो होता है बिजनेस स्टडीज। तो कॉमर्स स्ट्रीम वाले ये मेन सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करते हैं इस एग्जाम की तैयारी के लिए, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज। अगर आप इन सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं और आप सीए के लिए एग्जाम देना चाह रहे हैं और आपका तैयारी जो है आप और भी बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं, तो आप कुछ क्लासेस जो है इनके अंदर, कॉमर्स के अंदर और भी सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे आप जब सीए का एग्जाम में जाएंगे तो आपका एक सब्जेक्ट ऑडिटिंग का भी रहेगा, तो ऑडिटिंग के सब्जेक्ट्स के लिए, साथ ही अकाउंटेंसी, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होगा, कॉमर्स का सबसे मेन सब्जेक्ट माना जाता है अकाउंटेंसी। तो ये जो सब्जेक्ट्स है इसका अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, अकाउंटेंसी को पढ़ने के लिए आप जो है सीए प्रवीण शर्मा जो सर है, सीए प्रवीण शर्मा, अकाउंटेंसी के लिए सीए प्रवीण शर्मा, इनकी क्लासेस आप कर सकते हैं ताकि आपका तैयारी और अच्छे से हो। ये बहुत ही बेहतरीन टीचर है अकाउंटेंसी के। उसके बाद ये ऑडिटिंग जो है, ऑडिटिंग के लिए आप मोहित अग्रवाल सर की वीडियोस आप देख सकते हैं, उनके क्लासेस। तो इनसे आपको बहुत सारा गाइडेंस मिलेगा, साथ ही आपका तैयारी जो है और भी बेहतरीन होता जाएगा। तो इस प्रकार आप इसको समझ सकते हैं। अब देखते हैं सैलरी, एक सीए को सैलरी कितना दिया जाता है। सीए को जो है 10 से 12 लाख प्रत्येक वर्ष इनका इनकम होता है। प्रत्येक वर्ष 10 से 12 लाख इनको दिया जाता है। तो आप अगर सीए फाइनल क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपका जो शुरुआती में जो आपका पैकेज होता है पर ईयर, वो आपका होता है 9 से 10 लाख पर ईयर। लेकिन धीरे धीरे आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस्ड होते जाते हैं तो आपका जो सैलरी है वो भी इंक्रीज होता जाता है और वो 11-12 तक पहुंच जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैसे कि आपको मैंने बताया कि ये जो एग्जाम है ये 3 लेवल में होता है। पहला सीपीटी, दूसरा आईपीसीसी और तीसरा होता है फाइनल। तो पहला के बाद जो एग्जाम होता है आईपीसीसी, उसमें 2 ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। तो इन सभी के सिलेबस को चलिए बारी-बारी से समझते हैं। अब देखते हैं एग्जाम सिलेबस। तो एग्जाम सिलेबस में देखें तो सबसे पहला जो एग्जाम है आपका सीपीटी, कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट, इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट। प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो इसको लिखने के लिए आपको जो है टोटल आपका जो सब्जेक्ट्स होता है उन सब्जेक्ट्स के नाम देखते हैं। इस टेस्ट में जो है आपके टोटल सीपीटी कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आपके टोटल 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। 4 सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला जो सब्जेक्ट होता है वो होता है फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। ये होता है आपका टोटल 60 मार्क्स का। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो सब्जेक्ट आता है
तो इसमें जो सेकंड सब्जेक्ट आता है वो होता है मर्केंटाइल लॉज। ये जो एग्जाम होता है ये होता है 40 मार्क्स का। जनरल इकोनॉमिक्स, जनरल इकोनॉमिक्स से आपका जो है 50 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। उसके बाद फोर्थ जो सब्जेक्ट है, फोर्थ नंबर में जो सब्जेक्ट है वो होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये जो पेपर है ये मैथ का पेपर होता है, मैथ का। इसमें जो मार्क्स होता है ये टोटल 50 मार्क्स का होता है। तो इस प्रकार से ये जो है टोटल 4 पार्ट्स में ये पेपर्स बटे होते हैं। सीपीटी कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए आपको 4 सब्जेक्ट ये जो लिखे हुए हैं इनका एग्जाम देना होता है। पहला जो है 60 मार्क्स का, जैसा कि आपने देखा 60 मार्क्स का होता है फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग। उसके बाद सेकंड जो होता है वो होता है मर्केंटाइल लॉज। उसके बाद थर्ड जो होता है जनरल इकोनॉमिक्स, ये 50 मार्क्स का, ये लॉज 40 मार्क्स का। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये 50 मार्क्स का मैथ्स। तो इस तरह से इसका जो है सिलेबस है, ये 4 सब्जेक्ट्स के एग्जाम देने होते हैं। और आपका जो टोटल क्वेश्चन होता है, टोटल क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं 200। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं 200 होते हैं, 200। और जो आपका मार्क्स होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200, मार्क्स भी 200 होता है। और जो आपका टाइम होता है, टाइम आपको दिया जाता है 2 घंटा। तो ये जो फर्स्ट टेस्ट है वो कुछ इस प्रकार इसका सिलेबस होता है। 200 मार्क्स, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200, साथ ही 2 घंटा टाइम के साथ आपको ये 4 पेपर्स लिखने होते हैं। तो इस प्रकार से सीपीटी को समझ सकते हैं। उसके बाद सेकंड लेवल, सीपीटी के बाद आपका जो है सेकंड लेवल का एग्जाम होता है। फर्स्ट लेवल सीपीटी हो गया, वो ऑब्जेक्टिव टाइप था। अब ये सब्जेक्टिव टाइप है, वो होता है आईपीसीसी। ये सेकंड लेवल एग्जाम है। इसमें टोटल, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसमें जो ग्रुप होते हैं इसमें टोटल 2 ग्रुप्स होते हैं। 2 ग्रुप्स, प्रत्येक ग्रुप्स में 4 पेपर होते हैं, 4 पेपर करके ये दोनों ग्रुप्स में पेपर्स होते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, जो पहला पेपर 1 है ये अकाउंटिंग होता है। अकाउंटिंग जो होता है ये 100 मार्क्स का होता है टोटल आपका। उसके बाद सेकंड में आप देख रहे होंगे कॉर्पोरेट लॉज एंड अदर लॉज। तो यहाँ पर इसका 2 सेक्शन होता है, एक पार्ट 1 और दूसरा पार्ट 2। तो इसमें जो है आपको पार्ट 1 में कॉर्पोरेट लॉज का टेस्ट देना होता है जो 60 मार्क्स का होता है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं 60 मार्क्स। और पार्ट 2 जो है अदर लॉज के लिए आपको 40 मार्क्स का एग्जाम देना रहता है। ये हुआ पेपर 2। उसके बाद पेपर 3 में जब आते हैं तो पेपर 3, ग्रुप 1 का पेपर 3 में आपको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट का एग्जाम देना रहता है जो 100 मार्क्स का होता है। उसके बाद पेपर 4, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, पेपर 4 आपका जो है टैक्सेशन का एग्जाम होता है। टैक्सेशन को भी 2 पार्ट्स में बांटा जाता है। पहला जो है, पहला सेक्शन है सेक्शन ए और दूसरा है सेक्शन बी। तो सेक्शन ए जो है वो आपका 60 मार्क्स का होता है, डायरेक्ट टैक्स लॉज। उसके बाद सेक्शन बी जो है वो होता है आपका 40 मार्क्स का, इनडायरेक्ट टैक्स लॉज। इनडायरेक्ट टैक्स लॉज मतलब अप्रत्यक्ष कर और डायरेक्ट टैक्स मतलब प्रत्यक्ष कर। तो इन दोनों का अलग अलग सेक्शन में अलग देखिए एग्जाम होता है 60 और 40 मार्क्स का। टोटल आपका होता है 100 मार्क्स का। तो पेपर 1 भी हुआ टोटल 100 का, पेपर 2 भी 100 और पेपर 3 भी 100 और पेपर 4 भी 100। अब देखते हैं ग्रुप 2 का। ग्रुप 2 पेपर 5। पेपर 5 में जो है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, एडवांस्ड अकाउंटिंग, ये होता है 100 मार्क्स का। उसके बाद पेपर 6 जो है, पेपर 6 में ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, ये 100 मार्क्स का होता है। उसके बाद पेपर 7, पेपर 7 में आप देख रहे हैं एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम EIS का एग्जाम होता है। ये होता है आपका सेक्शन ए में और इसका जो मार्क्स होता है ये होता है 50 मार्क्स का। उसके बाद स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सेक्शन बी में है, जो होता है वो भी 50 मार्क्स का। टोटल आपका पेपर 7 100 मार्क्स का एग्जाम होता है ग्रुप 2 का। उसके बाद पेपर 8, पेपर 8 जो है ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक फॉर फाइनेंस, ये 2 पार्ट्स होते हैं इसका। तो इसमें जो है पहला पार्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये 60 मार्क्स का एग्जाम होता है, इसमें 60 मार्क्स होते हैं। और साथ ही इकोनॉमिक्स, ये एक ही पेपर के 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट होता है 60 मार्क्स का फाइनेंशियल मैनेजमेंट और दूसरा जो पार्ट होता है इकोनॉमिक्स
फॉर फिनांस, तो ये जो है 40 मार्क्स का होता है। तो इस तरह से आपका पेपर 8 कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार ये जो टोटल 4 8 पेपर्स ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के आपको देने होते हैं। तो इसमें आपको एक चीज ये भी समझना है कि ये जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है, इन ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को आप देने जाते हैं और इसमें जो है किसी एक एग्जाम में आप डिसक्वालीफाई हो जाते हैं, तो आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप नेक्स्ट 6 मंथ बाद आप फिर से इस एग्जाम को दे सकते हैं, उस ग्रुप का एग्जाम जो ग्रुप आपका छूट गया था या फिर जिसमें आप फेल हो गए थे। तो इसमें एक ये भी है, और एक चीज ये है कि आप अगर जैसे ये ग्रुप्स के एग्जाम जब आप देते हैं तो इसमें आपका जैसे ही किसी सब्जेक्ट में 60 से अबव आता है तो आपका वो सब्जेक्ट जो है कुछ सालों के लिए रिजर्व हो जाता है, उसका एग्जाम आपको नहीं देना होता है नेक्स्ट टाइम। आपको उसका उसके अलावे बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें उससे कम मार्क्स हैं, 60 से कम मार्क्स हैं, उन सब्जेक्ट्स को देना रहता है। तो इस तरह से आप जो है इसके तैयारी को समझकर अच्छे से इसका तैयारी करें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये रहा आईपीसीसी ग्रुप 1 और ग्रुप 2। अब देखिए स्क्रीन में ये फाइनल का है। फाइनल का ये जो इमेज है, अब ये फाइनल का रिजल्ट है एक स्टूडेंट का जिनका नाम है आदित्य मित्तल। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 2017 के टॉपर रहे थे सीए फाइनल के। सीए फाइनल का रिजल्ट है। इनका जो टोटल मार्क्स है वो 565 आया था और इनका जो रैंक था ऑल ओवर इंडिया में रैंक 3। तो आउट ऑफ 800, जैसा कि आपको पता है, यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं कि फाइनल जो है ये 2 ग्रुप्स में होता है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। जैसा कि आपको पता है ये जो फाइनल एग्जाम होता है सीए फाइनल, ये 2 ग्रुप्स में होता है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। तो इन दोनों ग्रुप्स में इनका जो मार्क्स आया था वो मार्क्स था एक में 278 ग्रुप 1 में आउट ऑफ 400। उसके बाद ग्रुप 2 में जो इनका मार्क्स था वो था 287, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 287 आउट ऑफ 400। तो इस तरह से इनका जो टोटल मार्क्स बना 800 में ये 565 लाए। तो आपके ये जो आप सब्जेक्ट्स देखते हैं तो इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स है, तो देखिए आप जैसा कि स्क्रीन में देख रहे हैं, ग्रुप 1 में जो पहला पेपर है वो 100 मार्क्स का है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। उसके बाद दूसरा जो पेपर है वो है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, 100 मार्क्स का। उसके बाद थर्ड पेपर, ग्रुप 1 का थर्ड पेपर एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स, ये भी 100 मार्क्स का है। उसके बाद पेपर 4 कॉर्पोरेट एंड एलिड लॉज। तो ये सिलेबस है, ये सब आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, इतने इतने मार्क्स के इनसे सवाल पूछे जाते हैं। एलिड लॉज, ये कॉर्पोरेट एंड एलिड लॉज ये 100 मार्क्स का। तो टोटल हो गया आपका 400 ग्रुप 1 कंप्लीट। अब ग्रुप 2 का, ग्रुप 2 में भी 4 पेपर्स होते हैं जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। पहला जो पेपर है वो 100 मार्क्स का होता है, एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उसके बाद दूसरा जो पेपर है वो है इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल एंड ऑडिट, 100 मार्क्स का। उसके बाद थर्ड जो पेपर है वो होता है डायरेक्ट टैक्स लॉज, 100 मार्क्स का। उसके बाद फोर्थ ग्रुप 2 का फोर्थ पेपर इनडायरेक्ट टैक्स लॉज, 100 मार्क्स का। तो ये भी टोटल 400 मार्क्स के। तो टोटल ओवरऑल आपका जो फाइनल का जो टोटल मार्क्स है वो दोनों ग्रुप्स को मिला के 400 400 800 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। उसमें से आपको हाईएस्ट मार्क्स लाना रहता है टॉप रैंकिंग में आने के लिए। तो इस प्रकार आप सिलेबस को समझ सकते हैं। एक चीज आपको ये भी जानना चाहिए कि जो आप ग्रुप 1 और ग्रुप 2 लिखते हैं तो आपको जो है कुछ प्रैक्टिकल भी करना रहता है, तो उसको बोलते हैं आर्टिकलशिप। तो आर्टिकलशिप जो ये कोर्स होता है ये 3 इयर्स का होता है, जो आपको प्रैक्टिस करना होता है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के बाद। अगर आप ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में से कोई भी एक ग्रुप निकाल लिए तो आप आर्टिकलशिप के लिए जा सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान ये रखना होता है कि आप जब आर्टिकलशिप कर रहे होते हैं तो आपको पहले ही ये ध्यान रखना है कि आप अगर दोनों ग्रुप्स की तैयारी अच्छे से कर लें और दोनों को क्वालिफाई करने के बाद आर्टिकलशिप में जाएं तो आपके लिए फ़ायदा होगा उसमें, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है। आप एक सीए के अंडर में काम करते हैं, आपको कुछ सैलरीज भी दिया जाता है लेकिन वो बहुत कम होता है। तो आप सीखने के लिए जा रहे हैं इसलिए आपका सैलरी कम होता है। तो आपके एक्सपीरियंस जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं आपका जो सैलरी है वो भी बढ़ता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। उसके बाद आपको आर्टिकलशिप के दौरान ही जो है अपने फाइनल की तैयारी भी करनी होती है। तो फाइनल का जो आप पेपर्स अभी देखे, इन पेपर्स की तैयारी जो आप फाइनल्स में देंगे उनका तैयारी में भी आपको जो है समय देना होता है। इसलिए जो है अपना रूटीन पहले से ही तैयार कर लें और उसके अकॉर्डिंग आप आर्टिकलशिप और ग्रुप 1 ग्रुप 2 साथ ही फाइनल इसको कवर करें।
अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फोकस स्टडी को। धन्यवाद।